इश्क का जुनून चैप्टर 87। पीहू सीढ़ियों से उतरकर तेजी से बाहर निकलने लगी। विहान उसके पीछे आया। पीहू, बस 2 मिनट। मेरे पास 2 मिनट भी नहीं हैं। ठीक है। 1 मिनट। पीहू रुकी नहीं। विहान ने आगे बढ़कर उसके सामने रास्ता रोक लिया। इतना गुस्सा? पीहू ने दोनों हाथ बांध लिए। गुस्सा नहीं हूं। 2 सेकंड रुककर बोली। बस अब किसी विवेक को नहीं जानती। विहान हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मैं तो विहान हूं। हाँ वही, करोड़पति वाले विहान राठौड़। पीहू ने नाटकीय अंदाज में कहा। और मैं सोचती रही कि तुम मेरे जैसे आम कर्मचारी हो। विहान पहली बार खुलकर हंस पड़ा। हंसिए मत। मेरी तो इज्जत ही चली गई। क्यों? ऑफिस में कितनी बार मैंने तुम्हें काम बताया होगा और तुम चुपचाप सुनते रहे। विहान ने शांत स्वर में कहा। क्योंकि तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता था। पीहू एक पल को चुप हो गई। फिर तुरंत बोली। ये लाइनें किसी और पर इस्तेमाल करना। उसी समय आराध्या वहां आ गई। क्या चल रहा है यहाँ? पीहू तुरंत आराध्या के पीछे जाकर खड़ी हो गई। देखो ना, आपके भाई मुझे मना रहे हैं। आराध्या हंसी रोकते हुए बोली। तो मान जाओ। इतनी जल्दी? पीहू ने सिर हिलाया। नहीं, पहले इनकी सजा तय होगी। विहान ने भौं उठाई। कैसी सजा? पीहू ने सोचने का नाटक किया। हम 1 हफ्ते तक मेरी कोई भी मदद नहीं करोगे। विहान मुस्कुराया। ये तो मेरे लिए सजा नहीं हुई। अच्छा, तो फिर? पीहू ने उंगली उठाई। ऑफिस में मुझे मैडम बोलोगे। आराध्या जोर से हंस पड़ी। विहान ने भी मुस्कुराकर कहा। ठीक है मैडम। पीहू को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली। रुको, इतना जल्दी मत मानो, मैं अभी और सोचती हूं। तीनों की हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। उसी समय डैड की आवाज आई। सब लोग ड्राइंग रूम में आ जाओ। सभी वहां पहुंचे। डैड ने एक फाइल टेबल पर रखी। आज से आराध्या की शादी की तैयारियां आधिकारिक तौर पर शुरू। आराध्या खुशी से उछल पड़ी। सच डैड? हाँ, मॉम ने मुस्कुराकर कहा। कल सबसे पहले शादी के कार्ड फाइनल होंगे। डैड ने आगे कहा। युवान कार्ड और मेहमानों की लिस्ट तुम देखना। जी डैड। इरा, मॉम और आराध्या शॉपिंग की तैयारी करेंगी। फिर उन्होंने पीहू की तरफ देखा। और तुम? पीहू एकदम सीधी होकर खड़ी हो गई। जी अंकल, तुम्हें एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम मिलेगा। पीहू घबरा गई। मैंने कुछ तोड़ तो नहीं दिया? पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। डैड भी मुस्कुरा दिए। नहीं बेटा, तुम्हें शादी का खर्च नहीं, शादी का हिसाब संभालना है। पीहू की आंखें चमक उठीं। हिसाब? मतलब पूरा अकाउंट? डैड ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी डायरी वाली आदत देखकर लगता है 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होने दोगी। पीहू के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। ये काम तो मुझ पर छोड़ दीजिए। दूर खड़ा विहान उसे देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा। अब देखते हैं मैडम मुझे कितने दिन नाराज रखती हैं। इश्क का जुनून चैप्टर 88। राठौड़ महल। डैड के जिम्मेदारी सौंपने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। पीहू ने अपनी छोटी सी डायरी निकाली और बड़े गर्व से पहला पन्ना खोला।
आराध्या दी की शादी का हिसाब वह लिख ही रही थी कि विहान उसके पास आकर खड़ा हो गया। मैडम, पीहू ने बिना ऊपर देखे कहा। जी, अब तो मुझसे नाराज नहीं हो? पीहू ने डायरी बंद की और उसे देखा। नाराज हूं। कितने दिन? अभी हिसाब नहीं लगाया। विहान हल्का सा मुस्कुराया। तो हिसाब लगाकर बता देना। पीहू भी मुस्कुराने लगी, लेकिन तुरंत अपना चेहरा सीधा कर लिया। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। उसी समय मॉम ने आवाज लगाई। इरा बेटा, जरा इधर आना। इरा मॉम के कमरे में चली गई। मॉम ने अलमारी से एक लाल मखमली डिब्बा निकाला। ये हमारे परिवार का पुश्तैनी हार है। इरा ने हैरानी से उनकी ओर देखा। मॉम। मॉम ने प्यार से हार उसके हाथों में रखा। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था। अब ये तुम्हारा है। इरा की आंखें भर आईं। लेकिन मॉम। कोई लेकिन नहीं। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। इरा ने भावुक होकर उन्हें गले लगा लिया। उसी समय दरवाजे पर खड़े युवान ने यह दृश्य देख लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मॉम ने युवान को देखकर कहा, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अपनी पत्नी को संभालो, अभी रोने लगेगी। इरा झेंप गई। युवान धीरे से उसके पास आया। चलें? इरा ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रात। महल की बालकनी में हल्की हवा चल रही थी। इरा रेलिंग के पास खड़ी आसमान देख रही थी। कुछ कदमों की आहट हुई। युवान उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले चांद को देखते रहे। फिर युवान ने धीरे से पूछा, आज खुश हो? इरा ने उसकी तरफ देखा। बहुत। क्यों? क्योंकि इतने सालों बाद पहली बार लगता है। सच में मेरा भी एक परिवार है। युवान ने बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ये परिवार हमेशा तुम्हारा रहेगा। इरा की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान भी। जी। दोनों कुछ देर यूं ही साथ खड़े रहे। नीचे लॉन से आराध्या की हंसी की आवाज आ रही थी। घर में शादी की तैयारियों की रौनक थी, और उस सुकून भरे पल में इरा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी सचमुच बदल चुकी है। दूर खिड़की से मॉम ने दोनों को देखा और मुस्कुराकर धीरे से पर्दा खींच दिया। नजर न लगे। इश्क का जुनून चैप्टर 89। राठौड़ महल। अगली सुबह पूरे घर का माहौल पहले से अलग था। ड्राइंग रूम की बड़ी टेबल पर शादी की फाइलें, गेस्ट लिस्ट और डिजाइन कैटलॉग फैले हुए थे। डैड ने चश्मा उतारते हुए कहा, आज से कोई भी काम आखिरी समय के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। युवान ने फाइल उठाई। कार्ड प्रिंट होने से पहले गेस्ट लिस्ट फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, डैड ने सिर हिलाया। उधर मॉम, इरा और आराध्या शादी के कपड़ों की लिस्ट बना रही थीं। आराध्या उत्साह से बोली, भाभी, इस बार शॉपिंग आप मेरे साथ ही करेंगी। इरा मुस्कुराई। जरूर। तभी पीहू हाथ में अपनी छोटी डायरी और पेन लेकर आई। अंकल, हिसाब शुरू कर दूं? डैड हंस पड़े। अभी से? जी। शादी में सबसे पहले बजट भागता है। मैं उसे भागने नहीं दूंगी। सब हंस दिए। विहान चुपचाप उसे देख रहा था। कुछ देर बाद पीहू फूलों की सजावट का कैटलॉग देख रही थी। एक डिजाइन पर उसकी नजर टिक गई। अरे, ये तो बहुत सुंदर है। नीचे कीमत लिखी थी, 2,85,000 रुपए। पीहू ने दोबारा पढ़ा। फिर तीसरी बार। ढ
2.5 लाख के फूल। वह कुर्सी पर बैठ गई। इतने पैसों में तो पूरा मोहल्ला फूलों से सज जाएगा। आराध्या जोर से हंस पड़ी। इरा भी मुस्कुरा दी। डैड ने मजाक में कहा, लगता है अब सजावट का बजट तुम ही तय करोगी। पीहू ने तुरंत डायरी में लिखा, फूल वाले अंकल से अच्छी तरह मोलभाव करना है। विहान अपनी हंसी रोक नहीं पाया। शाम। युवान अपने कमरे में आया। इरा अलमारी में कपड़े रख रही थी। युवान ने धीरे से पूछा, थक गई? इरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। थोड़ी सी। युवान ने टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। पहले पानी। इरा ने गिलास लिया। जी। धन्यवाद। और आराम भी कर लेना। इरा ने हल्की शरारत से कहा, आप भी तो सुबह से काम कर रहे हैं। युवान ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे आदत है। इरा ने धीरे से कहा, लेकिन अब अकेले नहीं हैं। युवान कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, अब नहीं। इरा की मुस्कान और गहरी हो गई। उसी समय महल के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। शानाया उतरकर अंदर आई। उसके हाथ में महंगे गिफ्ट बैग थे। आंटी जी। मॉम ने औपचारिक मुस्कान दी। आओ शानाया। शानाया की नजर पूरे हॉल में घूमी और जाकर पीहू पर टिक गई। पीहू फर्श पर बैठी डायरी में खर्च लिख रही थी और बार बार कैलकुलेटर दबा रही थी। शानाया ने मन ही मन सोचा, एक कर्मचारी और घर में ऐसे बैठी है जैसे परिवार का हिस्सा हो। उधर पीहू ने सिर उठाया। नमस्ते। शानाया ने भी जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। दूर खड़ा विहान यह सब देख रहा था। उसे महसूस हो गया, घर में अब शादी की तैयारियां ही नहीं, एक नई टकराव की शुरुआत भी होने वाली है। चैप्टर 90। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी इरा धीरे धीरे तैयार हो रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। आईने में खुद को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गई। अनायास ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते थे। सौतेली माँ के ताने, सौतेली बहन की बातें, सब जैसे किसी पुराने सपने की तरह पीछे छूट चुके थे। आज वह राठौड़ परिवार की बहू नहीं, उस घर की बेटी बन चुकी थी। इतने में कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। युवान अंदर आया। उसकी नजर सीधे आईने के सामने खड़ी इरा पर पड़ी। कुछ पल वह बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। आईने में ही इरा की नजर युवान से मिली। वह हल्का सा शर्मा गई। जी, आप कब आए? युवान धीरे धीरे उसके पास आया। अभी। उसकी साड़ी का पल्लू कंधे से थोड़ा सरक गया था। युवान ने बिना कुछ कहे उसे ठीक से उसके कंधे पर जमा दिया। अब ठीक है। इरा ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, धन्यवाद। जी। युवान ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा छोटा सा डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। इरा ने खोलकर देखा। अंदर एक सुंदर सी हेयर पिन थी। इतनी सुंदर। पसंद आई? इरा की आंखों में चमक आ गई। बहुत। युवान ने मुस्कुराकर कहा, तो लगा लो। इरा ने आईने के सामने खड़े खड़े हेयर पिन लगाने की कोशिश की, लेकिन बाल बार बार बिखर रहे थे। युवान ने धीरे से कहा, रुको। उसने हेयर पिन लेकर बहुत सलीके से उसके बालों में लगा दी।
दोनों की नजरें फिर आईने में मिली। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी बाहर से आराध्या की आवाज आई, भाभी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इरा हल्का सा मुस्कुराई, आ रही हूं। युवान ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। इरा ने देखा, फिर वह उसे हग करके उसे आईने में देखने लगा। इरा भी सामने मुस्कुराते हुए देख रही थी। टीबी युवान अपना हाथ इरा के पेट से होते हुए ऊपर उसके केपीडीओ में ले जाने लगा। इरा ने कहा, युवान अभी नहीं बुला रहे हैं, सब मुझे टीबीएचआई। युवान मुझसे जेरी, और कोई है तुम्हारे लिए? इरा छुप रही और उसकी आंखें भी एनडी हो गई। SRN से कोई? युवान ने अपना हाथ उसकी ब्रियास्ट पार आर के एच दिया था और वो यूज सहला रहा था। इरा SRN से युवान की TRF पलट गई और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा रही। युवान की हरी आंखें उसे देखने लगी। FIR खा, अब तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं। इरा ने JLDI से अपने KPD किया और कमरे से भर चली गई। भर सब सदी की तैयारियां चल रही है। इश्क का जुनून चैप्टर 91। जैसे ही युवान और इरा सीढ़ियों से नीचे उतरे, ड्राइंग रूम में बैठे सभी लोगों की नजर उन दोनों पर चली गई। मॉम मुस्कुराईं, आओ दोनों, बस तुम्हारा ही इंतजार था। इरा चुपचाप जाकर मॉम के पास बैठ गई। युवान डैड के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। डैड ने टेबल पर रखी फाइल बंद की। सुनो सब लोग, मैंने शादी की तारीख तय कर दी है। अब ज्यादा समय नहीं है। आराध्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। सच डैड? हाँ, इसलिए आज से तैयारियां और तेज होंगी। उन्होंने लिस्ट पढ़नी शुरू की। युवान, कार्ड और मेहमानों की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी डैड। मॉम, इरा और आराध्या, शादी की शॉपिंग तुम लोग देखोगी। तीनों ने मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर डैड की नजर पीहू पर गई। वह डायरी खोलकर पहले से ही पेन पकड़े बैठी थी। पीहू, जी अंकल, तुम पूरा बजट और हिसाब संभालोगी। पीहू ने तुरंत डायरी में लिखना शुरू कर दिया। जी। डैड हंस पड़े। अभी से लिखना शुरू? पीहू मासूमियत से बोली। अंकल, शादी में अगर शुरुआत से हिसाब नहीं रखा तो आखिर में कैलकुलेटर भी रो देता है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। यहां तक कि युवान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। पीहू ने जैसे ही युवान को मुस्कुराते देखा, वह एकदम चुप हो गई। धीरे से इरा के पास खिसककर फुसफुसाई, इरा, हूँ, तुम्हारे मतलब? जी। बहुत कम हंसते हैं ना? इरा ने मुस्कुराकर धीरे से कहा। हाँ, लेकिन अपने लोगों के साथ दिल से रहते हैं। पीहू ने तुरंत सिर हिला दिया। मैं तो इनके सामने ज्यादा बोलूंगी ही नहीं। मुझे तो अभी भी थोड़ा डर लगता है। इरा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसी समय विहान ऑफिस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। डैड, मैं निकलता हूं। डैड ने सिर हिलाया। ठीक है। विहान ने जाते जाते पीहू की तरफ देखा। मैडम, ऑफिस नहीं चलना? पीहू ने जानबूझकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपना नाम छुपाते हैं। आराध्या हंसने लगी। विहान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। 5 मिनट में नहीं आई तो मैं अकेला चला जाऊंगा। चले जाइए। विहान बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद पीहू ने खिड़की से झांक कर देखा। कार अभी भी बाहर खड़ी थी। वह धीरे से बोली, अरे, गए क्यों नहीं अभी तक? आराध्या ने शरारत से कहा, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
पीहू ने तुरंत कहा, माँ, मेरा क्यों? ऑफिस भी तो साथ जाना है। पीहू ने जल्दी से अपना बैग उठाया। मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि मुझे नौकरी करनी है, किसी का इंतजार वंतजार नहीं। यह कहकर वह तेजी से बाहर भागी। दरवाजे के पास पहुंचते ही विहान कार के सहारे खड़ा मिला। उसे देखते ही विहान की मुस्कान लौट आई। आ गई मैडम। पीहू ने मुंह फेर लिया। सिर्फ ऑफिस जा रही हूं, ज्यादा खुश मत होइए। विहान ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। पीहू एक पल के लिए उसे देखती रही, फिर धीरे से कार में बैठ गई। दूर खड़ी शानाया अपनी कार से यह सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। अब ये दोस्ती मुझे तोड़नी ही होगी। इश्क का जुनून चैप्टर 92। राठौड़ महल में आज सुबह से ही हलचल थी। ड्राइंग रूम में बड़े बड़े शॉपिंग बैग, कैटलॉग और शादी की लिस्ट रखी थीं। डैड ने घड़ी देखते हुए कहा, चलो सब तैयार हैं, आज बहुत काम है। आराध्या तो खुशी से पहले ही तैयार बैठी थी। डैड, आज मेरी शादी की पहली शॉपिंग है। मॉम मुस्कुराईं। और सबसे ज्यादा उत्साहित भी तुम ही हो। पीहू अपनी डायरी लेकर आई। 1 मिनट। सब उसकी तरफ देखने लगे। आज का बजट पहले लिख लेते हैं, बाद में कोई बोलेगा कि पैसे कहाँ गए। डैड हंस पड़े। ठीक है अकाउंटेंट मैडम, जैसा तुम कहो। कुछ ही देर में 3 गाड़ियां राठौड़ महल से निकल पड़ी। शहर का सबसे बड़ा डिजाइनर शोरूम। अंदर कदम रखते ही कर्मचारी उनका स्वागत करने लगे। आराध्या एक एक लहंगा देखने लगी। मॉम और इरा भी उसके साथ थीं। उधर पीहू धीरे धीरे पूरे शोरूम को ऐसे देख रही थी जैसे किसी म्यूजियम में आ गई हो। एक लहंगे के टैग पर उसकी नजर पड़ी। 4,75,000 रुपए। उसने टैग दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। हे भगवान! वह धीरे से बोली, इतने में तो हमारे गांव में 2 शादियां हो जाएं। पास खड़ी इरा हंसी रोकने लगी। तभी सेल्स गर्ल बोली, मैडम, ये हमारा सबसे सस्ता कलेक्शन है। पीहू की आंखें और बड़ी हो गईं। ये सस्ता है? उसने तुरंत डायरी निकाली और लिख दिया। आज से कपड़ों की असली कीमत पता चली। आराध्या हंसते हंसते दोहरी हो गई। उसी समय विहान और युवान शोरूम के दूसरे सेक्शन में शादी के सूट देख रहे थे। तभी पीहू इधर उधर देखते हुए गलती से सीधे युवान से टकरा गई। उसके हाथ से डायरी नीचे गिर गई। पीहू का चेहरा एकदम उतर गया। सर, सॉरी जी। वह जल्दी जल्दी डायरी उठाने लगी। युवान ने बिना कुछ कहे डायरी उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। संभाल कर। जी। बस इतना सुनते ही पीहू ने डायरी पकड़ ली और लगभग भागती हुई इरा के पास चली गई। आराध्या ने यह देखकर हंसते हुए पूछा, इतना क्यों डरती हो उनसे? पीहू ने धीरे से कहा, उनकी आंखें ही इतनी सीरियस हैं कि लगता है अभी डांट पड़ जाएगी। इरा मुस्कुराई, वो ऐसे नहीं हैं। तुम्हारे लिए नहीं होंगे। पीहू ने फुसफुसाकर कहा, मेरे लिए तो पूरे प्रिंसिपल लगते हैं। इरा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उधर शानाया भी उसी शोरूम में अपनी मां के साथ पहुंची। उसकी नजर दूर खड़े विहान पर पड़ी। फिर उसी पल उसने देखा, पीहू मॉम और आराध्या के साथ बिल्कुल परिवार की तरह हंसते हुए खड़ी थी। शानाया का चेहरा सख्त हो गया। उसने मन ही मन कहा, नहीं,
अब ये लड़की इस घर में इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं बनाएगी। और उसकी आंखों में एक नई चाल की चमक उभर आई। इश्क का जुनून चैप्टर 93। डिजाइनर शोरूम। आराध्या ट्रायल रूम में थी। मॉम और इरा दूसरी तरफ ज्वेलरी देख रही थीं। डैड और युवान मैनेजर से शादी की बुकिंग पर बात कर रहे थे। मौका देखकर शानाया धीरे धीरे पीहू के पास पहुंची। पीहू अभी भी अपनी डायरी में खर्च लिख रही थी। शानाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय पीहू। पीहू ने सिर उठाया। नमस्ते। एक छोटी सी मदद करोगी? हाँ बोलिए। शानाया ने अपने हाथ से हीरे का एक महंगा ब्रेसलेट उतारा। मैं ट्रायल रूम तक जा रही हूं। इसे जरा संभाल कर रखना। पीहू ने बिना कुछ सोचे ब्रेसलेट ले लिया। ठीक है। शानाया मुस्कुराते हुए चली गई। लेकिन 5 मिनट बाद वह वापस आई और ऊंची आवाज में बोली, मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? पीहू चौंक गई। यहीं तो रखा था। उसने टेबल देखी। ब्रेसलेट गायब था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अह, अभी तो यहीं था। शानाया की आवाज और तेज हो गई। इतनी देर में गायब कैसे हो गया? आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगे। मैनेजर भी दौड़कर आ गया। क्या हुआ मैडम? शानाया ने सीधा पीहू की तरफ इशारा किया। मैंने अपना ब्रेसलेट इन्हें दिया था और अब ये कह रही हैं कि गायब हो गया। पीहू की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। उसी समय युवान, डैड, विहान, मॉम और इरा भी वहां आ गए। क्या बात है? शानाया ने दुखी बनने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा डायमंड ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। पीहू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सच में नहीं लिया। विहान बिना एक पल गवाए पीहू के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, पीहू पर कोई इल्जाम लगाने से पहले सबूत चाहिए। शानाया बोली, मैंने अपनी आंखों से इसे ब्रेसलेट दिया था। हाँ? विहान ने कहा, लेकिन ये नहीं देखा कि उसके बाद क्या हुआ। युवान ने मैनेजर की तरफ देखा। पूरे शोरूम के सीसीटीवी फुटेज अभी निकलवाइए। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि पूरा शोरूम शांत हो गया। शानाया के चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी जल्दी सीसीटीवी तक पहुंच जाएगी। और पीहू, वह पहली बार महसूस कर रही थी कि मुसीबत की घड़ी में विहान बिना एक पल सोचे उसके साथ खड़ा हो गया। इश्क का जुनून चैप्टर 94। पूरा शोरूम खामोश था। मैनेजर तुरंत कंट्रोल रूम में गया। सर, सीसीटीवी फुटेज अभी लेकर आता हूं। शानाया के चेहरे पर अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वह बार बार अपनी उंगलियां मसल रही थी। पीहू की आंखें नम थीं। वह धीरे से बोली, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मॉम ने भी पीहू के कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत, सच सामने आ जाएगा। कुछ मिनट बाद मैनेजर लैपटॉप लेकर वापस आया। सबकी नजर स्क्रीन पर टिक गई। वीडियो चलाया गया। वीडियो में साफ दिखा, शानाया ने ब्रेसलेट पीहू को दिया। पीहू उसे टेबल पर रखकर डायरी में कुछ लिखने लगी। उसी दौरान एक सेल्सगर्ल कपड़ों के बॉक्स उठाते हुए आई और गलती से वही ब्रेसलेट भी बॉक्स के साथ उठा ले गई। वीडियो खत्म होते ही मैनेजर घबरा गया। सॉरी सर, हमारी स्टाफ से गलती हो गई। वह भागकर अंदर गया और कुछ ही देर में वही ब्रेसलेट लेकर लौट आया। ये रहा मैडम।
पीहू ने राहत की सांस ली। शानाया के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। ओह, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन इस बार डैड ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब बिना सोचे आरोप न लगाए जाएं। शानाया चुप हो गई। युवान ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ डाली। कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी खामोशी ही काफी थी। विहान पीहू की तरफ मुड़ा। अब ठीक हो? पीहू ने सिर हिलाया। जी। फिर अचानक बोली, लेकिन अब से मैं किसी का सामान हाथ भी नहीं लगाऊंगी। आराध्या हंस पड़ी। सही फैसला है। तनाव का माहौल थोड़ा हल्का हो गया। शॉपिंग पूरी होने के बाद सब लोग शोरूम से बाहर निकले। डैड ने कहा, आज का काम अच्छा हुआ। कल कार्ड का डिजाइन फाइनल करेंगे। सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। उधर शानाया अपनी मां के साथ खड़ी थी। उसने गुस्से में धीमे स्वर में कहा, आज तो बच गई, लेकिन हर बार इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। उसकी मां ने समझाया, शानाया जल्दबाजी मत करो। शानाया की नजर दूर खड़ी पीहू पर थी, जो इरा और आराध्या के साथ हंस रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर इस घर में जगह बनानी है तो पहले पीहू को इस परिवार से दूर करना होगा। दूर खड़ा विहान अनजाने में पीहू की तरफ देख रहा था। उसे यह एहसास होने लगा था कि अब बात सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही। इश्क का जुनून चैप्टर 95। राठौड़ महल। आराध्या की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। ड्राइंग रूम में कार्ड, गिफ्ट लिस्ट और सजावट की बातें चल रही थीं। डैड, युवान और विहान कुछ जरूरी फाइलें देख रहे थे। उसी समय पीहू अपनी डायरी लेकर भागते भागते आई। अरे, मिल गया। वह खुशी में सीधे टेबल तक पहुंची, लेकिन जल्दीबाजी में उसका हाथ फाइलों से टकरा गया। पूरी टेबल पर रखी फाइलें, कार्ड के सैंपल और कुछ दस्तावेज नीचे बिखर गए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विहान तुरंत खड़ा हुआ। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, पीहू। पीहू एकदम ठिठक गई। जी? हर जगह भागना जरूरी होता है क्या? मैं? वो? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाते तो पता है कितना नुकसान होता। पीहू की आंखें झुक गईं। सॉरी। लेकिन विहान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। हर बात मजाक नहीं होती। थोड़ा जिम्मेदार बनना सीखो। ड्राइंग रूम में बैठे सब लोग चुप थे। पीहू की आंखों में आंसू भर आए। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस धीमे से बोली, सॉरी, और भागकर अपने कमरे में चली गई। इरा उसके पीछे जाने लगी, लेकिन युवान ने धीरे से कहा, उसे 2 मिनट अकेला रहने दो। कमरे में कुछ पल तक खामोशी रही। फिर युवान ने विहान की तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बात सीधी थी। गुस्सा जरूरत से ज्यादा हो गया। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। युवान आगे बोला, गलती हुई थी, लेकिन इरादा नहीं था। डैड ने भी सिर हिलाया। जिसे अपनी गलती का एहसास हो, उसे डांट से ज्यादा समझाने की जरूरत होती है। अब विहान को अपनी बातों का एहसास होने लगा। कुछ देर बाद विहान धीरे धीरे पीहू के कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। पीहू बिस्तर पर बैठी थी। उसकी डायरी खुली थी, लेकिन वह लिख नहीं रही थी। विहान ने धीरे से कहा, अंदर आ सकता हूं? कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर चला गया। पीहू। पीहू ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझसे बात मत करो। सॉरी। नहीं चाहिए।
सच में गलती हो गई, पीहू ने आंसू पोंछते हुए कहा। सबके सामने डांट दिया। बहुत बुरा लगा। विहान कुछ पल चुप रहा। आगे से ऐसा नहीं होगा। पीहू ने उसकी तरफ देखा। पक्का? पक्का। पीहू ने होंठ फुला लिए। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। विहान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तो क्या करना होगा? पीहू ने सोचने का नाटक किया। फिर बोली, अगर अपने हाथ से मेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाओगे, तभी सोचूंगी कि तुमसे बात करूं या नहीं। विहान की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। मैं? हाँ, आप ही। बाजार से नहीं, अपने हाथ के। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर विहान मुस्कुराया। ठीक है। पीहू ने तुरंत शक वाली नजर से देखा। चीटिंग नहीं चलेगी। कुक से बनवाए तो पकड़ लूंगी। विहान हल्का सा हंस पड़ा। ठीक है, अपने हाथ से बनाऊंगा। पहली बार पीहू के चेहरे पर फिर से छोटी सी मुस्कान लौट आई। चलो, अब थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ है। इश्क का जुनून चैप्टर 96। अगली सुबह पीहू अभी भी सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी थी। विहान उसके सामने आकर खड़ा हुआ। चलो, पीहू ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। कहाँ? आलू के पराठे बनाने। पीहू ने तुरंत उसकी तरफ देखा। सच? हाँ, लेकिन विहान ने खांसते हुए कहा। बनाने नहीं आते। पीहू ने होंठ दबाकर हंसी रोक ली। तो फिर माफी कैसे मिलेगी? इसलिए तो। विहान इरा की तरफ मुड़ा। भाभी, बचा लीजिए। इरा मुस्कुरा दी। आइए दोनों। तीनों किचन में पहुंच गए। इरा ने एप्रन पहनते हुए कहा। सबसे पहले आटा गूंथना सीखिए। विहान ने कटोरे में आटा डाला, लेकिन पानी इतना ज्यादा डाल दिया कि पूरा आटा गीला हो गया। पीहू ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे, ये आटा है या खीर? विहान ने उसे घूरकर देखा। हंस लो, जितना हंसना है। हंसूंगी ही। सजा जो काट रहे हो। इरा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। रुकिए, ऐसे नहीं। धीरे धीरे पानी डालते हैं। वह बड़े धैर्य से विहान को हर स्टेप समझाने लगी। उसी समय युवान किचन में आया। तीनों को साथ देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। क्या चल रहा है? इरा मुस्कुराई। आपके छोटे भाई की कुकिंग क्लास। युवान ने कटोरे में रखा आटा देखा और बोला। इससे पराठे नहीं बनेंगे। विहान ने हंसते हुए कहा। तो आप ही संभाल लीजिए भैया। युवान ने बिना कुछ कहे आटा अपने हाथ में लिया। कुछ ही मिनटों में उसने बिल्कुल सही आटा गूंथ दिया। फिर आलू की स्टफिंग तैयार की और गोल गोल पराठे बेलने लगा। इरा आश्चर्य से उसे देखती रह गई। जी, आपको ये सब भी आता है? युवान ने तवा पर पराठा रखते हुए शांत स्वर में कहा। थोड़ा बहुत। विहान मुस्कुराया। थोड़ा बहुत नहीं भाभी। भैया को लगभग हर तरह का खाना बनाना आता है। इरा ने हैरानी से पूछा। सच? विहान ने गंभीर होकर कहा। हाँ, कई बार ऐसे ऑपरेशन रहे हैं जब उन्हें कई कई दिन शहर से दूर रहना पड़ा। जंगलों और सुनसान जगहों पर अपनी टीम के साथ रहना पड़ता था। ऐसे समय हर काम खुद करना सीखना पड़ता है, खाना बनाना भी। कुछ पल के लिए किचन में खामोशी छा गई। इरा ने युवान की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके शांत स्वभाव के पीछे कितने कठिन अनुभव छिपे हैं।
युवान ने बात बदलते हुए प्लेट में गर्मागर्म आलू के पराठे रखे और पीहू की तरफ बढ़ा दिए। लो, तुम्हारी शर्त पूरी। पीहू ने एक टुकड़ा खाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह! फिर उसने विहान की तरफ देखकर शरारत से कहा, माफी तो मिल गई, लेकिन पराठे भैया ने बनाए हैं। इरा और युवान दोनों हंस पड़े। विहान ने माथा पकड़ लिया। मतलब अभी भी सजा बाकी है? पीहू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है।